स्विचेस सेपरेट करते हैं कोलिजन डोमेन को, यानी कि वो हर पोर्ट पे कोलिजन डोमेन को सेपरेट कर रहे हैं, बट स्विचेस ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क डायग्राम है, आपकी फिजिकल टोपोलॉजी है। इसके अंदर ये देखें, अब आपके पास दो राउटर्स हैं, ये स्विच लगा हुआ है, ये आइकन भी आप लोगों ने याद रखने हैं, पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको हेल्प करेंगे। अगर सर्कल शेप का आइकन हो और उसके ऊपर ये 4 एरोज लगे हों तो ये राउटर कहलाते हैं। अगर ये एक स्क्वायर टाइप का आइकन हो और उसके ऊपर ये 4 एरोज लगे हों तो ये स्विच होता है। और अगर आपका स्क्वायर टाइप का आइकन हो और उसके ऊपर सिंगल एरो हो तो ये एक हब डिवाइस होती है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये एक हब है, इसका मतलब है इसके अंदर एक तार है इस तरह की, और ये इस तरह से पीसी को आपस में जोड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये जो सारा पार्ट है जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, ये एक 1 कोलिजन डोमेन बना रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1C। अब मैं नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स काउंट करना चाहूँ। अब ये एक स्विच है। अब स्विच के केस में पता है कि स्विच की जितनी पोर्ट्स यूज हो रही होंगी, लाइक ये पोर्ट यूज हो रही है और ये वाली पोर्ट यूज हो रही है, आपकी कितनी कोलिजन डोमेन हो चुकी हैं जी? 2C, 3C और 4C। ये राउटर है, राउटर के केस में उसकी एक पोर्ट यूज हो रही है। यहाँ पर अब 5C यानी कि 5 कोलिजन डोमेन हो चुकी। ये एक राउटर की पोर्ट है और दूसरी तरफ स्विच की पोर्ट है, ये एक 6ठी कोलिजन डोमेन। अब क्योंकि ये स्विच है तो ये इसकी पोर्ट पे डिपेंड कर रही हैं, तो ये 7C और 8C, टोटल 8 कोलिजन डोमेन मैंने आपको गिनवा दी। अब देखें, जहां पर अब ये स्विच की अपनी पोर्ट है और ये राउटर की अपनी पोर्ट है, इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि 2 कोलिजन डोमेन बन रही हैं, बिकॉज ये दोनों पोर्ट जो हैं वो आपस में एक केबल के साथ कनेक्ट हैं। सिंगल केबल है आपकी, डेटा कोलाइड कहाँ हो सकता है? यहाँ पर। इससे आप ये नहीं कहेंगे कि 2 पोर्ट्स यूज हो रही हैं तो 2 कोलिजन डोमेन बनेगी, नहीं, एक ही कोलिजन डोमेन बनेगी। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन की अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि सिर्फ राउटर वो डिवाइस है जिसकी पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट डोमेन डिपेंड कर रही है। इसकी ये एक पोर्ट यूज हो रही है जी, इसकी एक ये वाली पोर्ट यूज हो रही है, इसकी ये पोर्ट यूज हो रही है। दैट मीन राउटर के इस एंड पे जो भी डिवाइस लगी होगी, जो भी नेटवर्क होगा, वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहा है। दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन इस साइड पर है, बिकॉज ये राउटर की दूसरी पोर्ट है जो कि इस राउटर की पोर्ट के साथ एक और ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रही है, और थर्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगी इस राउटर के साथ। अगर मैं अब यहाँ पर आपको ये पूछूं कि लोकल एरिया नेटवर्क कितने बन रहे हैं, तो आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क ये बन रहा है, एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क ये बन रहा है, बिकॉज 2 पोर्ट्स यूज हुई हैं राउटर की, 2 इंटरफेसेस आपने यूज किए हैं। और ये जो राउटर टू राउटर लिंक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वैन लिंक। इसको हम क्या कहते हैं? वैन लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है ये। ओके जी, आगे चलते हैं। ये देखें, ये इसका आंसर है। आपको ये जो डॉटेड लाइनें नजर आ रही हैं, ये एक ब्रॉडकास्ट को शो कर रही हैं, जबकि आपको ये जो शेडेड नजर आ रहा है एरिया स्काई ब्लू कलर का, ये आपकी कोलिजन डोमेन्स हैं। ये हब देख लें, हब के केस में आपकी हब के साथ जितनी भी पोर्ट्स हों, जितनी भी डिवाइसेस हों, वो एक सिंगल कोलिजन डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब रिमेंबर दैट राउटर सेपरेट ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन डोमेन। राउटर वो वाहिद डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन भी सेपरेट कर रही है और कोलिजन डोमेन भी। स्विचेस सेपरेट करते हैं कोलिजन डोमेन को, यानी कि वो हर पोर्ट पे कोलिजन डोमेन को सेपरेट कर रहे हैं, बट स्विचेस ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट नहीं करते।
हब्स ना तो कोलिजन डोमेन सेपरेट कर रहे होते हैं ना ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो हब्स बिलोंग टू वन ओनली वन कोलिजन डोमेन एंड वन ब्रॉडकास्ट डोमेन. Switches and hubs both only belong to one broadcast domain. तो आसान सा टॉपिक था. आखिरी टॉपिक पे चलते हैं आज के, दैट इज CSMA-CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. ये बेसिकली क्या होता है, ईथरनेट नेटवर्क्स जो होते हैं हमारे, uses a protocol called CSMA-CD which helps devices share the bandwidth evenly while preventing two devices from transmitting simultaneously on the same network medium. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि फॉर एग्जांपल आसान से लफ्जों में समझाता हूँ. ये एक डिवाइस है, इसके साथ ये दो पीसी कनेक्ट हैं. फॉर एग्जांपल एक स्विच डिवाइस है. अब लेट्स सपोज इस पीसी नंबर 1 ने डाटा सेंड किया है, पीसी नंबर 1 ने डाटा सेंड किया है और ये डाटा स्विच से होते हुए पीसी 2 की तरफ जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है. पीसी 2 ने भी कोई डाटा सेंड करना था पीसी 1 की तरफ. तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गई, कोलिजन, डेटा कोलाइड हो गया. और हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्विच की जो हर पोर्ट होती है, जो हर उसका पीस ऑफ केबल है जिससे एक डिवाइस कनेक्ट है, वहां पे डाटा कोलाइड हो सकता है. अब ये जो कोलिजन अकर हुई है, ये एक प्रॉब्लम जनरेट कर रही है. इस जैसे ही ये कोलिजन अकर होती है, होता क्या है, एक 32 बिट्स का जैमर सेंड किया जाता है. ठीक है, जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एक जैमर भेज देते हैं. A jam signal of 32 bits informs all devices that a collision occurred. ठीक हो गया. फिर क्या होता है, द कोलिजन इन्वोक्स अ रैंडम बैक ऑफ एल्गोरिदम. बैक ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, बैक ऑफ एल्गोरिदम ये काम करता है कि एक रैंडम टाइमर जनरेट करता है. यानी कि इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये 4 डिवाइसेस थी, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे. हुआ ये कि ए डिवाइस ने भी डाटा सेंड किया और डी डिवाइस ने भी सेंड किया, और वो इस दरमियान में जाके कोलाइड हो गया. कोलाइड होने के बाद बैक ऑफ एल्गोरिदम चला और बैक ऑफ एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली एक जैमर सिग्नल गया सबकी तरफ और एक रैंडम टाइम चला. फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड का किसी के पास चला, 2 मिली सेकेंड का किसी डिवाइस के पास, 3 मिली सेकेंड का किसी, 4 मिली सेकेंड का किसी. तो हर डिवाइस का एक अपना अपना रैंडम टाइम चला. इससे फायदा क्या हुआ कि लेट्स सपोज ए डिवाइस को टाइम दिया गया 1 मिली सेकेंड का, यानी कि आपने 1 मिली सेकेंड का वेट करना है और 1 मिली सेकेंड तक आपने कोई डाटा सेंड नहीं करना. बी डिवाइस को टाइम दिया गया 2 मिली सेकेंड का, सी डिवाइस को 3 का, डी को 4 का. इससे क्या होगा कि हर डिवाइस है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने टाइम पर डाटा सेंड करेगी और डाटा जो है वो कोलाइड नहीं होगा. ये बेसिकली फायदा क्या हुआ, हमें CSMA-CD का ये फायदा हुआ. टाइमर मिलने के बाद क्या होगा, ईच डिवाइस ऑन द ईथरनेट सेगमेंट स्टॉप्स ट्रांसमिटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम until its back of timer expires. All hosts have equal priority to transmit after the timer have expired. तो हर टाइमर एक्सपायर होने के बाद हर डिवाइस को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर आप लोगों ने याद क्या रखना है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें बचाता है कि हमारे ईथरनेट नेटवर्क्स के अंदर जो है वो कोलिजन ना हो. इनकेस कोलिजन अकर होती है तो इस प्रोटोकॉल के तहत बैक ऑफ एल्गोरिदम रन होता है जो कि 32 बिट का एक जैमर सेंड करता है, जिससे तमाम डिवाइसेस जो हैं वो ट्रांसमिटिंग स्टॉप कर देती हैं. फिर उनको एक रैंडम टाइमर दिया जाता है. उस टाइमर के बाद जो है वो तमाम डिवाइसेस को इक्वल प्रायोरिटी पे मौका दिया जाता है कि वो अपने अपने टाइम एक्सपायर होने के बाद डाटा सेंड कर सकती हैं.
लेयर्ड अप्रोच या लेयरिंग का फ़ायदा क्या होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये बुक से मैंने बेसिकली कॉपी की है कि लाइक आप एक ख़त लिखना चाहते हैं किसी फ्रेंड को, तो आपका काम होता है ख़त को रीड करना, और रीड करना या आपने राइट करना, राइटिंग का काम या प्रेजेंटेशन का काम कि उसका खूबसूरत होनी चाहिए प्रेजेंटेशन उसकी, फूल बूटे बनने चाहिए ख़त के ऊपर, तो ये आपका काम है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का काम आपका है एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन में आप लोग जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपका काम है। उसके बाद आप क्या करते हैं, वो जो लेटर है वो जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देते हैं। अगला काम डाकिया का शुरू हो जाता है, डाकिया लेके जाता है, फिर वो जो कोरियर की गाड़ियाँ होती हैं वो उसको दूसरे सिटी में ले जाती हैं। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है, आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, लेयरिंग अप्रोच के बारे में पढ़ भी चुके हैं, और ऐसे मॉडल आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना भी है। फ़ायदा ये है आज बेसिकली लेयरिंग बनाने का कि हर लेयर का जब अपना अपना काम अच्छे तरीके से हो रहा होता है, तो जो नेटवर्क है वो अच्छे तरीके से आउटपुट देते हैं। मज़ीद इसको आप अपने चैप्टर नंबर 2 में, जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का चैप्टर नंबर 2 है, जहाँ पर आप प्रोटोकॉल लेयरिंग भी पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट भी पढ़ेंगे, और ओएसआई मॉडल भी आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं, और कुछ आपके लेक्चर में मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं जो कि आपकी बुक में नहीं होंगे। इन शॉर्ट बुक पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है, या गूगलिंग करने का मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नथिंग एल्स।